बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट पटेल एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचारों पर नजर डालें तो हम 3 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हम समझ सकते हैं, जिनको समझ जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला है कि जो है एनजीटी के हवाले से एक न्यूज प्रकाशित की गई है जिसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम जो 2019 से चल रहा है, उसके तहत जो राशि आवंटित की गई है राज्यों को लेकर, या 15वें वित्त आयोग के जरिए के तहत जो है पर्यावरण को या वायु प्रदूषण को सुरक्षा को लेकर जो राशि आवंटित की गई है, उसमें से अधिकांश का प्रयोग है उसमें एनजीटी ने यह पाया कि जो राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें से ज़्यादातर का उपयोग नहीं किया गया है, या किया भी गया है तो उसमें से कई सारे ऐसे मामले हैं, उनका ऐसा राशि ऐसे जगह पे खर्च किए गए हैं जो सीधे वायु प्रदूषण से या वायु प्रदूषण या वायु गुणवत्ता से नहीं जुड़े हुए हैं। तो हम इसको समझेंगे कि क्या क्या मामले हैं, और ये पर्यावरण का तो मामला है ही है। ये अगर देखा जाए तो आपके पेपर 4 का भी एक उदाहरण मिल जाता है, निधियों का अप्रबंधन या कुशल अप्रबंधन या दुरुपयोग। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लास्ट टॉपिक है आपका, मतलब इथिक्स वाले में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, लास्ट टॉपिक इथिक्स का। दूसरा है कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर का जो है चर्चा में है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री जी जो है इसके कोर लोडिंग चरण के लिए रहेंगे, शुरू होगा तो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो अब कोर लोडिंग है ये सब क्या, इतनी टेक्निकलिटी नहीं समझेंगे, लेकिन हाँ इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को समझेंगे, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, तीसरा मुद्दा है, एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो है भारत सरकार जो है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में जो है खनिज संसाधनों के उत्खनन को लेकर जो है विशेष प्रयास कर रही है, क्योंकि जो है दक्षिण अमेरिका के साथ साथ जो है भारत अपने खनिज संसाधनों के डाइवर्सिफिकेशन को करना चाहता है, खासतौर से क्रिटिकल खनिज संसाधन जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, कोबार इस तरह जिनका इस्तेमाल ईवी या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला न्यूज। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के तहत राज्यों को आवंटित धन के मामले के धन के आवंटन के अकुशल प्रबंधन का, ठीक है, कि प्रबंधन का उचित नहीं होना। देखिए इसमें ये मामला आया है कि एनसीएपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक बना था कि बड़े शहरों में या बेहतर शहरों में जो है वायु की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सके, और उसके लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए थे कि 2017 के लेवल से पार्टिकुलर मैटर या 10 या पार्टिकुलर मैटर 2.5 को किस स्तर पे रखना है, एक बेहतर जो है एक निर्धारित किया गया था। उसके लिए विभिन्न शहरों को जो है राशि आवंटित की जाती है, और ये राशि उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। साथ ही साथ वित्त आयोग द्वारा भी राशि आवंटित की जाती है। और 2019 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, उससे लेके जो है पिछले साल तक के जो राशियां आवंटित की गई हैं, उसको लेके जो है पिछले महीने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है उसने जो है राज्यों से मांगा था कि जो है क्लीन एयर को लेके जो आपको आवंटित की गई है निधियां, उसका उपयोग आप लोगों ने कैसे कैसे किया है उसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कीजिए। और जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में जो आया है उसमें एनजीटी ने ये स्वीकार, एनजीटी के हवाले से है कि उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि राज्यों ने ऐसी ऐसी चीज़ें, फुटबॉल ग्राउंड, सड़कें, हालांकि कुछ चीज़ें उसमें है बनाना, लेकिन कई ऐसे चीज़ों पर है जो है सीधे तौर पे जो है वायु की गुणवत्ता के सुधार को या वायु प्रदूषण की समस्या को रोकने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये मामला आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही में हम राष्ट्रीय जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा जो है वायु कार्यक्रम को भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, देखिए जब राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण ने राज्यों से पूछा कि उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आवंटित निधियों का उपयोग कैसे किया है, तो प्रश्न आए थे, फुटबॉल मैदान बना था, फव्वारे बने थे, सड़कें बने थे, भूमिगत नलियां बनी थी, और उन वस्तुओं में से है जिन्हें राज्यों द्वारा ये कुछ चीजें हैं जिन्होंने राज्यों ने खर्च मतलब दिखाया था कि वो इन राशियों पर उन्होंने आवंटित किया है। देखने को तो लग रहा है यार फुटबॉल मैदान से जो है और सड़क बनाना, नाली बनाना, फव्वारा बनाना,
इसमें से कुछ चीजें तो है नेशनल क्लीन एक्शन प्लान के जो है एयर प्लान के तहत है, लेकिन अब फुटबॉल मैदान बनाना ये कहाँ से हो सकता है, अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राज्यों को आवंटित नदियों की निधियां जो आवंटित की गई थी उसके अकुशल प्रबंधन का मामला। तो देखिए, जब इसमें पिछले महीने मामला ये था कि हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने पर्यावरण मंत्रालय की एक प्रस्तुति के अनुसार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा चिन्हित किए गए 19 शहरों को इस अवधि में 1644.4 करोड़ रुपए जो है आवंटित हुए थे। और लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि कई राज्यों ने धन का कम उपयोग किया। उनमें से कुछ ने उन परियोजनाओं पर एक उल्लेखनीय हिस्सा खर्च किया जिनका वायु प्रदूषण से संबंध में आसानी से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, और यह मुद्दा स्वयं ट्रिब्यूनल द्वारा ही उठाया गया था। और उल्लेखनीय है कि यह राशि जो दी गई थी 1644 करोड़, यह राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम और 15वें वित्त आयोग के तहत 2019-20 से लेकर 23-24 के बीच की अवधि के लिए दी गई थी। तो ये 19 शहरों के लिए, जो प्रमुख शहर है उसमें इतना दिया गया है, लेकिन ये राशि सभी शहरों के लिए दी गई थी। तो 19 शहरों के लिए में ही ये चीजें सामने आ गई है कि क्या क्या मामला, क्या क्या घटना घपाला हुआ है। और इसमें अगर राज्यों द्वारा जो एनजीटी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके निष्कर्ष को देखें तो एनजीटी कहता है कि जिन राज्यों ने अब तक रिपोर्ट का दाखिला की है उन्होंने धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, और केवल कुछ राज्यों ने इसका उपयोग AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए किया है। बाकी कुछ राज्यों ने हमने पाया कि धन का उपयोग उन मदों के तहत किया गया है जिनका वायु गुणवत्ता में सुधार से सीधा संबंध नहीं है। संबंध तो है लेकिन सीधा संबंध नहीं है। वास्तव में स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार धन का उपयोग करना आवश्यक है। और इसमें ढेर सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों ने ये बातें कही है। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि राज्यों ने धन का उपयोग उन मदों के लिए तहत नहीं किया जिन मदों के लिए आरक्षित की गई है, यानी पूरा किया भी नहीं, और जो किया भी वो सीधा संबंध वायु की गुणवत्ता से नहीं आंका जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि जो जिसके तहत ये राशि की गई है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वह क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे जो है वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, और वो बेहतर कैसे बनाना है, 2017 की तुलना में 2024 तक पार्टिकुलर मैटर 10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5 के स्तर को 20 से 30% कम करना था, और इसको जो है बाद में इसे 25-26 तक पार्टिकुलर मैटर को 40% तक कम करने का लक्ष्य कर दिया गया था। के साथ इसे जनवरी 2019 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। किस लिए, कि 2000 वायु की गुणवत्ता सुधारना है। कैसे, 2017 के लेवल से 2024 तक 2017 के स्तर से 20 से 30% कम करना है, और वो अब इसको और बदल के 2025 से 26 तक जो है इसमें 40% तक की कटौती करना है, ताकि राष्ट्रीय एम्बिएंट वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए जो है इसे प्राप्त किया जा सके। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान के तहत कुल 131 शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए धन आवंटन प्राप्त होता है। यानी इसके मिला के इसमें भी और कुछ को जो है वित्त आयोग के द्वारा मिलता है, अभी देखते हैं उसके लिए प्राप्त होता है। और इसमें से 42 शहर जो है मिलियन प्लस शहर है, यानी जिसमें 10 लाख से ज्यादा की आबादी है। और ऐसे शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर स्तर पर बुनियादी ढांचे और अनावश्यक उपायों को बढ़ाने के लिए वित्त आयोग भी अलग से अनुदान देता है। बाकी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत तो जो है दिया ही जाता है इनको राशि। और शहर को यह फंडिंग कैसे दी जाती है, उनके प्रदर्शन के आधार पे, जितना प्रदर्शन करेंगे उनके आधार पे दी जाती है, और शहरों के लिए की गई कार्य योजना में से जो है शामिल गतिविधियों के लिए दी जाती है। यानी NACP जो है नेशनल क्लीन NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो है कुछ कार्यवाहियां हैं, उसके लिए जो है उसको लागू करने के लिए शहरों को दिया जाता है राशि कि ये अपने यहाँ करके वायु की गुणवत्ता को सुधार कर सके। तो अब प्रश्न है कि वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वो जो
कार्रवाइयाँ हैं या जो कह सकते हो रणनीतिक दस्तावेज है, कौन कौन सी शहरों के लिए कार्रवाइयाँ की जाती है, तो इसमें देखिए 2019 में, जनवरी 2019 में ही पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कहा गया कि एक एनसीएपी रणनीतिक दस्तावेज है जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कार्रवाइयों की सिफारिश करता है। उसमें से क्या क्या है, जैसे वृक्षारोपण है, मैकेनिकल स्वीपर है, जैसे सड़कों की वो मशीनें आती हैं झाड़ू लगाने वाले, सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव, हरियाली, भूदृश्यीकरण और सड़कों को दीवारों से दीवार तक पक्का करना, यानी कि खाली जगह नहीं छोड़ना ताकि मिट्टी न उड़े, पुराना कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। और क्या क्या है इसमें, प्रमुख यातायात चौराहों पर जहां संभव हो सके फव्वारे लगाना है, डीजल जनरेटर की जगह खत्म करके बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, उद्योगों में प्रदूषण के मानदंडों को लागू करना है, इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े उपाय और निर्माण और विध्वंस कचरे सहित कई कार्य शामिल है। साथ ही में इनमें सभी शहरों में वायु प्रदूषण स्रोत विभाजन करना है कि जिससे हो सके वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ावा देना है और वायु गुणवत्तापूर्ण पूर्वानुमान प्रणाली को भी शामिल करना होगा। तो ये सारे कार्रवाइयां हैं, इनके तहत किया जाता है। इसमें से कुछ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कुछ इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो अक्सर देखा गया है कि राज्यों द्वारा जो आवंटित की गई है उसमें एनजीटी का कहना है जो डायरेक्ट, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स करो, वो सारी उससे नहीं, जो है ज़्यादातर चीज़ें वो ऐसे लगाई गई हैं, जैसे कि अब सड़कें बना दी गई हैं, उसमें फव्वारे लगाए गए हैं। तो चलो ये तो कहा गया है, लेकिन कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ क्या बना रखा है, अब जैसे फुटबॉल स्टेडियम बनाया है। अब फुटबॉल स्टेडियम का वायु प्रदूषण की गुणवत्ता से क्या लेना देना है, ये तो ये कह सकते हो कि मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड ही है। और ये राज्य के स्तर पे किया गया है, जहां भी किया गया है, ये किसी भी तरीके से जो है जो व्यवस्था होती है कि जिस मद के लिए फंड दिया जाए उसी मद के लिए किया जाए, ये उसका जो है अनुचित प्रयोग है। और कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए तो जब इस तरह की योजनाएं बनेंगी तो गुणवत्ता तो प्रभावित होंगी ही होगी। ठीक है, तो ये इतना है। आगे हम देखते हैं अगला अपना न्यूज, कलपक्कम का जो है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, देखिए ये मामला चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है आज यहाँ पे कोर लैंडिंग होगी उसकी, कोर लैंडिंग को लेकर जो है वहाँ पे उपस्थित रहेंगे तमिलनाडु में। और ये भारत की जो ये कलपक्कम का प्रोटोटाइप फास्ट रिएक्टर है, ये भारत की प्रथम स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। चूंकि प्रोटोटाइप है तो और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो एक रिएक्टर है। और यह भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था, 3 चरणीय कार्यक्रम, उसके दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण प्रोटोटाइप रिएक्टर है। और ये अगर सफल हो जाता है, अगर ये इसके सफलता शुरू कर जाती है, इससे कमर्शियली बिजली शुरू कर दिया जाता है, तो रूस के बाद भारत दूसरा देश हो जाएगा जो कमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को संचालित कर रहा होगा। साथ ही में इससे तीसरे चरण की जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या थोरियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो है शुरुआत हो सकती है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है 4 मार्च को तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत करेंगे। और इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भवानी बोला जाता है, द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तो छोटी सी जानकारी है। मेन है कि भारत का 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है। देखिए ये जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ब्राडर नहीं, थोड़ा सा ब्रीडर रिएक्टर है, यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक मील है, एक मील का पत्थर है अगर ये सफल हो जाता है। क्योंकि ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में जो चुनौती है उसको दूर करने में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि हमारे पास जो मटेरियल है, जो नाभिकीय ईंधन है, उतना वो जो अभी यूज होता है वो नाभिकीय यानी यूरेनियम 235 हमारे पास, प्राकृतिक यूरेनियम जिसे कहा जाता है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम शुरू हो सकता है तो हमारे पास एक थोरियम 232 कहा जाता है, एक विशाल मात्रा में उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल हम अपने नाभिकीय ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। देखिए थोरियम हमारे पास तो उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए जैसे जरा सा मैं बताता हूँ कि भारत का नाभिकीय प्रोग्राम का 3 चरण है। पहले चरण में जो हमारे यहाँ रिएक्टर्स बनाए गए हैं
वो हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं या जो भी एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर हैं या लाइट वाटर रिएक्टर जो भी विदेशी वाले स्तर पे है, उसमें क्या होता है कि हम जो है 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं जो है ईंधन के रूप में। देखिए जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल हैं या कह सकते हो रेडियो एक्टिव, उसमें जो हम विखंडन अपक्रिया द्वारा जो ऊर्जा देखते हैं, यानी जो विखंडित होती है, यानी भारी नाभिक छोटे नाभिक में बदलता है और कुछ द्रव्यमान का ह्रास होता है और वो E बराबर mc² के तहत वो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल देता है। तो ये चीजों के साथ जो है विखंडन अपक्रियाएं चलती हैं। विखंडन अपक्रिया में दो तरह के अगर नाभिकीय चीज होती हैं, एक होता है कि फिजाइल मटेरियल, यानी जो सीधे विखंडित हो जाता है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और सीधे विखंडित हो जाता है। दूसरा होता है फर्टाइल मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जो सीधे तो नहीं विखंडित होता, नेचर में ऐसा नहीं पाता जिससे विखंडित हो जाए, लेकिन अगर उसको उस पे न्यूट्रॉन्स का या उसको कुछ किया जाए, उस पे कुछ रासायनिक क्रिया करा जाए, तो वह आर्टिफिशियल फिजाइल मटेरियल में बदल सकते हैं। फिर उनका उपयोग आप नाभ की ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। यानी समझिए फिजाइल मटेरियल और फर्टाइल मटेरियल। फिजाइल मटेरियल केवल एक है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला 92 यूरेनियम 235, और जो यूरेनियम के ज्यादातर भंडार होते हैं उसमें 92 यूरेनियम 235 बहुत थोड़े मात्रा में 0.07% होता है, ज्यादातर उसमें जो है 92 यूरेनियम 238 और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो 92 यूरेनियम 238 है या थोरियम 232 है, इन सब के गुण होता है कि अगर इन पे न्यूट्रॉन्स का प्रयोग कर दिया जाए तो 92 यूरेनियम 238 यानी यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है और थोरियम 232 यूरेनियम 233 में बदल जाता है। और ये प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 दोनों क्या हो जाएंगे फिर फिजाइल मटेरियल हो जाएंगे। ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनको हम जो है फिजाइल मटेरियल में बदल सकते हैं। कैसे? न्यूट्रॉनों का हमला करके, उस पर चोट पहुंचा के। तो इसी को हम इसी प्रौद्योगिकी के ये हमारा जो 3 चरणीय जो है चरण चलता है, उसमें पहले चरण में ये है कि हम यूरेनियम 235 तो यूज करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 होता है। तो जब हम न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं तो न्यूट्रॉन को तेजी से प्रयोग होने देते हैं। तो वो न्यूट्रॉन क्या करता है कि यूरेनियम 235 को तोड़ देता है, ऊर्जा में बदल जाता है। बाकी जो यूरेनियम 238 होता है उसमें टकरा के वो किसको बदल देता है? वो प्लूटोनियम में बदल देता है। और जानिए ये बात समझिए कि जितना उसमें यूरेनियम 235 होता है उससे कई गुना ज्यादा उसमें यूरेनियम 238 होता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया होती है कि इसमें हम अगर उसी तरह से चलने दिया जाए तो जितना हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा ईंधन हमको मिल जाता है। और ये प्रक्रिया है ब्रीडर। ब्रीडर मतलब प्रजनक, यानी जितना ईंधन कोई रिएक्टर में क्या होता है, ईंधन खर्च होता है, लेकिन ये रिएक्टर देखो ईंधन जो खर्च होता है उससे ज्यादा ईंधन का वो जन्म कर देता है, इसलिए उसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रॉनों को यहाँ मंदन करने की जरूरत, रोकने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे जो है वो टकरवा दिया जाता है। किसको? कि वो जो है फिजाइल मटेरियल को, फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में बदल दे। बाकी वो जो स्पेंट फ्यूल होता है उनका इस्तेमाल हम विद्युत उत्पादन में भी कर सकते हैं और उनको निकाल के फिर हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही 92 यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के एक जो है फ्यूल को इस तरह से उपयोग करना कि ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाए और प्लूटोनियम 239 भी निकले, जिससे कि और भी ज्यादा हम आगे की अपना तीसरा चरण चला सकें। और तीसरा चरण क्या है? प्लूटोनियम 239 को हम थोरियम के साथ, थोरियम 232 के साथ फिर से वही कार्यवाही चलाते हैं तो प्लूटोनियम टूटता है तो एक न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं तो एक नाभिक टूटता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है। फिर उसको हम क्या करते हैं कि थोरियम के साथ रख देते हैं तो वो थोरियम किसमें? यूरेनियम 233 में बदल जाता है और फिर वो एक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। वो हमारा तीसरे चरण का रिएक्टर है, क्योंकि हमारे पास थोरियम बहुत मात्रा में है। और अगर हम तीसरा चरण शुरू कर सकते हैं तो हमारे दूसरे देशों पे हम नाभिकीय जो है यूरेनियम 235 के लिए हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। यही सारी प्रक्रिया है। और जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण क्या है
कि जो नेचुरल यूरेनियम के साथ जो यूरेनियम 238 होता है उसको प्लूटोनियम में बदलना है, और ये रिएक्टर के रूप में, यानी उसको रोकना नहीं है, उसको बदलना है और फिर उसको थोरियम के साथ इस्तेमाल करना है। ये दूसरा रिएक्टर है और ये जो है आपका सेकेंड जनरेशन है, और यही फास्ट ब्रॉडर प्रोटोटाइप रिएक्टर यहाँ पे जो है कलपक्कम में ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका महत्व क्या है, जब ये शुरू हो जाएगा तो ये रिएक्टर ऐसा है कि जितना ईंधन इस्तेमाल करेगा उससे ज्यादा ईंधन का क्या कर देगा, जो है जन्म करेगा, ठीक है। और फिर उसका उपयोग करके हम अपना तृतीय श्रेणी का और तृतीय चरण का जो है हम थोरियम आधारित रिएक्टर अपना सकते हैं। और थोरियम हमारे पास समुद्र के तटों पे जो है अबंडेंट मात्रा में पैदा हुआ है, जिससे हमारा न्यूक्लियर जो है कार्यक्रम या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक अगले चरण में पहुंच सकता है। और हम नेट जीरो प्राप्त करने की जो हमारी योजना, महत्वाकांक्षी योजना है कार्बन उत्सर्जन को लेके, उसको भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह प्रोटोटाइप रिएक्टर जो है वो स्वच्छ ऊर्जा भी प्रदान करेगा, ठीक है। इसमें एक बार जब ये चालू हो जाएगा तो यह भारत रूस के बाद दूसरा सब देश होगा जिसके पास व्यावसायिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर मतलब जो वो रिएक्टर जो जितना ईंधन लेते हैं उससे ज्यादा ईंधन देते हैं नाभिकीय ईंधन। तो नाभिकीय ईंधन प्राकृतिक रूप से तो केवल देखिए यूरेनियम 235 है, लेकिन वो नेचुरल यूरेनियम में बहुत कम मात्रा में रहता है, उसमें यूरेनियम 238 बहुत मात्रा में रहता है। तो जब उसको यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में बदलते हैं और उसका उपयोग करके फिर से जो है उपयोग करने लगते हैं उसी ईंधन को, तो वो फास्ट ब्रीडर के रिएक्टर के रूप में सामने आता है, ठीक है। कलपक्कम परमाणु परियोजना का विरोध, देखिए परमाणु परियोजना का विरोध जो है तमिलनाडु में होता रहा है, चाहे जो है कुंडनकुलन का हो, अब ये कलपक्कम का भी उसी तरह से विरोध हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जो है वहाँ की बाढ़ आदि के आपदा के लिए नहीं दे रहे हैं, जबकि परमाणु परियोजना पे इतना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि जबकि तमिलनाडु के जो है सुरक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं है। कुछ विचारक कह रहे हैं कि इसके तहत जो है ये सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बड़े देश, चीन आदि देश जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अपने यहाँ संचालित नहीं कर रहे हैं, कनाडा आदि, जबकि भारत इस तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग उनका तर्क है। भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक एक मील का पत्थर है, ये बीच का चरण है, क्योंकि इसके बाद हम फ्यूल के लिए दुनिया दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, और हम अपने जो पढ़ते रहते हैं ना, थोरियम का बहुत विशाल भंडार है, उसका उपयोग करने में हम सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। जहां तक तीसरा न्यूज है, छोटा सा न्यूज है, बहुत छोटा सा, कि भारत का जो खनन मंत्रालय है वह जो है भारतीय कंपनियों को खनन कंपनियां हैं या कई इसमें ईवी वाली कंपनियां जैसे ओला जो है ईवी, उसको जो है प्रेरित कर रही है कि वह ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में भी खनिज उत्खनन कार्यों में भागीदार करे, ठीक है। तो इस न्यूज में हम ये समझेंगे कि क्या मामला है, और उसमें जो है क्यों इस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, और देखेंगे कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में खनिज का जो उत्कर्षण में या खनिज निष्कर्षण का महत्व क्या है, ठीक है। तो बस इन्हीं दो तीन संक्षिप्त पॉइंट में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में क्यों है, देखिए खान मंत्रालय ने जो है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों ना क्रिटिकल मिनरल्स खनन के अवसरों का चर्चा करने के लिए जनवरी में उद्योग आधारित धारकों के साथ 2 बैठकों की थी। और ये बैठकें विदेशी खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से, यानी जो विदेश में वहां पे माइंस लो और वहां पे अधिग्रहण के माध्यम से भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के मंत्रालय के व्यापक प्रयास के अनुरूप है। देखिए कुछ दिन पहले खान मंत्रालय ने अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी, हमने जून में किया था जब प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका के साथ, खनिज सुरक्षा साझेदारी, ये जो लाइक माइंडेड देश हैं, खासतौर से अमेरिका के नेतृत्व में है, भारत भी इसका सहयोगी हो गया है, कि जो लाइक माइंडेड देश हैं वह जो है क्रिटिकल मिनरल्स के खोज में, उनके उत्खनन में आदि पर ध्यान रखेंगे, ताकि जो क्रिटिकल खनिजों का जो है सप्लाई चेन है उसे सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी के पहल के तहत भागीदार देशों के माध्यम से प्रस्ताव भी साझा किया था, जिसमें कई सारे जो केंद्र सरकार की जो पीएसयूज हैं वो इसमें शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी इस एमएसपी का जो है
मिनरल सप्लाई पार्टनर जो है पार्टनरशिप या साझेदारी का एक सदस्य है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्रिटिकल सप्लाई चेन को लेके। अब जहाँ तक श्रीलंका की बात करें कि श्रीलंका का क्या महत्व है अगर जो खनन को लेकर, तो देखिए मेन वहाँ के ग्रेफाइट को लेकर है। ग्रेफाइट जो है ईवीज का जो है इलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरीज बनती है उसके जो है एनोड के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में कार्य करता है। और ये माना जाता है कि एक ईवीज में लगभग 70 किलोग्राम जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत में भी ग्रेफाइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसका उत्खनन उतना नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, और इसलिए हमने काफी मात्रा में चीन, मोजाम्बिक आदि देशों से ग्रेफाइट का निर्यात करते हैं, सॉरी आयात करते हैं। जहां तक श्रीलंका की ग्रेफाइट की बात है, वो वेन टाइप की ग्रेफाइट है या सिरा टाइप की ग्रेफाइट है, जो मानी जाती है कि दुनिया की सबसे शुद्ध प्रकार की ग्रेफाइट है। और अगर हम श्रीलंका से ग्रेफाइट को खरीदने में सक्षम हो जाएंगे, एक तो हमारा श्रीलंका के साथ संबंध भी ज्यादा जुड़ाव हो जाएगा और श्रीलंका की इकोनॉमी को भी मदद मिलेगी, साथ ही में हमारी जो है मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स है खासतौर से ईवी और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए जो ग्रेफाइट्स की आपूर्ति है उसको भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, भारत में ग्रेफाइट जो है बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड में केंद्रित है, और इन 3 राज्यों में सामूहिक रूप से भारत के 74% ग्रेफाइट संसाधन पाया जाता है। लेकिन उत्खनन के दृष्टि से देखा जाए तो केवल तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा में ही ग्रेफाइट भंडार हैं जिन्हें निकालना वाइबल है, कमर्शियली वाइबल है जिन्हें निकालना। ऐसे में हमारे पास एक विकल्प है कि हम श्रीलंका के साथ जो है वहाँ के उत्खनन में, ग्रेफाइट उत्खनन में कर लें, क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत जो ग्रेफाइट मिलती है काफी शुद्ध मिलती है और काफी बड़े मात्रा में भी वहाँ पे भंडारण है जिसका उपयोग हम अपने ईवी आदि में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पिछले पिछले यानी पिछले के पिछले यानी 21-22 में जो है भारत ने 57,264 टन ग्रेफाइट का उत्पादन किया था और लगभग 54,000 टन जो है हमने चीन, मेडागास्कर और मोजाम्बिक देशों से ग्रेफाइट को हम निर्यात किए थे। तो जब वहां से कर ही रहे हैं तो श्रीलंका के साथ अगर करने में क्या समस्या है। ठीक है, जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के लिए मिनरल, क्रिटिकल मिनरल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से लिथियम और कोबाल्ट के क्षेत्र में जो है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लगभग आधा लिथियम पैदा करता है और कोबाल्ट का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और लिथियम और कोबाल्ट दोनों का उपयोग ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता वस्तुओं में किया जाता है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2022 में भारत की एक कंपनी है काबिल, खनिज विदेश लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड काबिल, और ऑस्ट्रेलिया की भी एक ऐसी कंपनी है, दोनों लोगों ने एक संयुक्त हस्ताक्षर किया है कि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह के क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, निष्कर्षण, उत्खनन आदि कार्यों को करेंगे। और हाल ही में मार्च 2023 में काबिल और सीएमओ ने उचित अध्ययन के लिए 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट परियोजनाओं की पहचान की है और इस तरफ प्रगति पर आगे चल रही है। तो निश्चित रूप से भारत द्वारा अपने यहाँ क्रिटिकल जो है मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, खासतौर से जो चीन पे निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये दोनों देश हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के देशों से थोड़ा सा जो अलग डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप जो भी होगा वो हम आपको बताते रहते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा और इसको आप अपने नोट्स के रूप में भी बनाते रहिए। ठीक है, चलिए नमस्कार।